हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 21 है, या कह सकते हैं लेक्चर नंबर आपका 21 रिवीजन का है। यहाँ पर हमारा डेली रिवीजन चलता है। हम एक ही सब्जेक्ट नहीं, कई सब्जेक्ट लाते हैं और आपका रिवीजन चलता रहता है। ठीक है, ये हम सीरीज इसलिए शुरू किए हैं ताकि आपका जो रिवीजन है वो प्रॉपर चलता रहे। ये नहीं कि अब पेपर आने वाला है और आपका रिवीजन कुछ नहीं हो पाया है। ठीक है, यूट्यूब में कोई भी ऐसी सीरीज नहीं चलती, आप सर्च करके देख सकते हैं कि एक ही बार में कई सब्जेक्ट आपका रिवीजन हो जाए। तो ठीक है, आप सपोर्ट करिए, सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके लिए ये वीडियो लाते रहेंगे। आज के यहाँ पर क्या है ये देखिए। आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में आपका हिमालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा दर्रा, वो श्रेणी कौन सी है आपकी, कौन सा पर्वत किधर है, ये है। ठीक है, हर चीज़ ये फैक्ट लिखा गया है। ये सभी जितने भी फैक्ट लिखे गए हैं ये आपके पेपर में सब पूछे गए हैं। ठीक है, आप ये सब देख सकते हैं कि कम से कम 15 से 20 पेज हम इसी इतने में आपको बता देंगे, ताकि आपका रिवीजन ऐसे ही किया करिए। आप इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लिया करिए। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में, आज हिस्ट्री में हर्षवर्धन के बारे में, जो पुष्यभूति वंश का था उसके बारे में देखेंगे, होइनसांग के बारे में देखेंगे। और जो दर्शन है, ये दर्शन, इसके बारे में आप षड दर्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल आता है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमारा सोर्स परीक्षा बाड़ी रहता है। ठीक है, तो परीक्षा बाड़ी जितने हैं लगभग 1 से 2 पेज हम ला ही देते हैं डेली। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर कॉर्नर में आपका, यहाँ पर कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका बनाए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आज आपका 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा है। ठीक है, जितने ऊपर पढ़ाएंगे सभी क्वेश्चन ये 40 दिए हैं। तो हम चलिए पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। प्यारा भारत में आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ये आप देखने की कोशिश करें कि आप ये जो श्रेणी है ये ऊपर से नीचे किस सीरियल में लिखी गई है। पहले देखिए काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी आपका पहले आएगा। काराकोरम के बाद कौन सा श्रेणी आएगा, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी आएगा। लद्दाख श्रेणी के बाद आपका जास्कर, फिर पीर पंजाल और फिर धौला धार श्रेणी, लास्ट में आपका शिवालिक। ठीक है, ये वाला, ये मतलब आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आप याद रखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। अब देखिए काराकोरम के बारे में ये याद रखिएगा कि गार्डविन ऑस्टिन जो केटू है ये किस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन जो माना जाता है भारत का सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वो आपका कौन सा, केटू, ये काराकोरम में ही स्थित है। कहाँ पे, काराकोरम में। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो अक्साई चीन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हैं इधर, ये वाला पार्ट किस श्रेणी में है, तो अक्साई चीन लद्दाख श्रेणी में है। ठीक है, आपका कितना क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन। ये आप ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से ऊपर, साउथ से नॉर्थ रख लीजिए, चाहे नॉर्थ से साउथ रख लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन बना, गार्डविन ऑस्टिन किस श्रेणी में, इसी में है। अक्साई चीन किसका भाग है, लद्दाख का। इतना आई होप आपको याद हुआ। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश किस श्रेणी में, तो ये धौलाधार श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, मतलब धौलाधार श्रेणी कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी आपका पीसीएस 2007 में पूछा गया था कि पीर पंजाल श्रेणी में क्या है। जम्मू कश्मीर आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। क्या, जम्मू कश्मीर आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये देखिए यहाँ पर जास्कर श्रेणी के बारे में। ठीक है, जास्कर श्रेणी, नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे आपसे कोई कि जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी कौन सी है, ठीक है, तो इसमें नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राका पोसी। राका पोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और जास्कर श्रेणी की नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब ये देखिए काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये आपका एक कैलाश पर्वत है। ठीक है, जिस पर मतलब भगवान शिव देखा माना जाता है कि वहाँ पे हैं। तो वो ये सब
चारों जो हैं ये किसके भाग हैं, ट्रांस हिमालय के भाग हैं। अभी ट्रांस हिमालय आपके नीचे यहाँ बताएंगे कि ये सब है क्या, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय। पहले थोड़ा सा ये वाला देख लीजिए, तब आपको वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय। अब पूछे आपसे ट्रांस हिमालय के कौन कौन से भाग हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और कैलाश आ जाए, कैलाश भी आपका है। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि आपका ये पूरब से पश्चिम की तरफ श्रेणी दिया गया है, चोटी दिया गया है, उस चोटी को पूरब से पश्चिम की तरफ रखिए। तो पूरब में सबसे पहले कंचनजंगा आ जाएगा। कंचनजंगा आपका सिक्किम, अपना प्यारा भारत का एक राज्य है, ठीक है। और ये आपका नेपाल, तो नेपाल और सिक्किम के बीच में आपका कंचनजंगा एक पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंचा ये माना जाता है अगर भारत का देखा जाए, ये मतलब ऑक्युपाइड रोड छोड़ दिया जाए तो ये कंचनजंगा। इसके बाद एवरेस्ट आता है, इसके बाद अन्नपूर्णा आता है, फिर धौलाधार। तो ये आपका यही क्वेश्चन आया था कि कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलाधार श्रेणी, इसको आप पूरब से पश्चिम में मतलब रखिए। तो आप पूरब से पश्चिम में अगर रखने की बात आएगी तो पहले कंचनजंगा रख दीजिएगा, फिर एवरेस्ट रख दीजिएगा, फिर अन्नपूर्णा रख दीजिएगा, और इसके बाद धौलाधार। यही क्वेश्चन ही आया था आपका, ठीक है, ये रख दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम यहाँ महाभारत हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। महाभारत में ये पूछा गया था कि महाभारत श्रेणी कहाँ पर है, भारत, ये भारत में है या नेपाल में है। तो महाभारत श्रेणी आपका नेपाल में स्थित है। महाभारत नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा भारत और सिक्किम, वो सॉरी भारत सिक्किम कर रहे हैं, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, ठीक है। और धौलाधार आपका हिमाचल प्रदेश में, ये भी भारत में है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, ये देखिए इतना आ गया समझ में। अभी देखिए आप इसके बाद जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए डाफला पहाड़ी, डाफला पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में आपका डाफला पहाड़ी है। मिरी कहाँ है, मिरी भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। मिसमी पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये याद रख लीजिएगा, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। देखिए पूछता है मिकिर पहाड़ी कहाँ है, तो मिकिर पहाड़ी असम में है। रेंगबा पहाड़ी आपका असम में है। तो मिकिर और रेंगमा आपका असम में है। पटकाई बूम आपका, पटकाई बूम इसी साइड पड़ता है, ठीक है। ये मतलब ये इस म्यांमार और आपके भारत अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, मतलब इधर सब भी आ जाता है, ठीक है। पटकाई बूम, नागा पहाड़ी इस साइड देखिए। इसके बाद उसके नीचे आएंगे मणि पहाड़ी, लास्ट नीचे मिजोरम। तो ये मिजोरम होता है, ये ऊपर मणिपुर होता है। हमेशा याद रखिएगा, मिजोरम नीचे होता है, मणिपुर ऊपर होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिजोरम नीचे करें कि मणिपुर। देखिए कैसे याद करेंगे, जो सांप का मणि होता है वो ऊपर ही, जैसे आपका सर हमेशा ऊपर होता है ना, तो सांप का जो मणि होता है उसके सर पे ही होता है, तो सर हमेशा ऊपर होता है। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं। नहीं तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन वहाँ कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखिए बरेल, बरेल एक श्रेणी है जो आपका असम में है और नागालैंड में है और आपका मणिपुर में ये है बरेल। बरेल आपसे पूछा कहाँ है, तो पूर्वी भारत में बता दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में बरेल वो श्रेणी है, पहाड़ी है। गारो खासी जयंती है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछे कि आपका पूरब से पश्चिम की तरफ आप इस तीनों पहाड़ियों को मतलब रखिए। पहले पूरब में जयंती आ जाएगी, तो उसके बाद खासी आ जाएगी, फिर गारो आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपका क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, इसको हमने आपको इसमें करवा दिया है, ठीक है। इस अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे। अब देखिए ये पूछा गया था कि आपका यहाँ पर देखिए 2015 में यही क्वेश्चन आया था कि पटकाई जो पहाड़ी है किस भाग मतलब किस मतलब राज्य का भाग नहीं है। तो ये असम का भाग है, मेघालय का भाग है, मिजोरम का भाग है, नागालैंड का भाग है, मतलब इस राज्य में पड़ता है। वहाँ पर दिया था त्रिपुरा, क्या ये त्रिपुरा का भाग है। त्रिपुरा का पटकाई जो पहाड़ियाँ है वो त्रिपुरा राज्य में नहीं आती हैं, ठीक है। असम में आता है, मेघालय में आता है, मिजोरम में आता है, नागालैंड, मतलब ये पहाड़ी कुछ कुछ जगह हर जगह है, ठीक है। तो संलग्न है, इतना याद रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अब देखिए यहाँ पर पहले हम आपको ये यहाँ पर ये बताते हैं, ठीक है। ये
तब आपका ये वाला जो ये वाला इतना है, इसको अभी नहीं बताएंगे, पहले हम आपको ये बताते हैं फिर आपको ये बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका पूरा बेसिक आप समझ जाइए। ये देखिए, आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल था, मैं कम नहीं कर सकता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, पहले आप देखेंगे आपका हिमालय को जो नदी के भागों से डिवाइड किया, जो नदी के भागों से मतलब कि जो नदी बह रही है वो कहते हैं कि जो आपका जैसे वैज्ञानिक आए पूछे कि जो सिंधु नदी यहाँ बह रही है, यहाँ जो कि सिंधु नदी बह रही है और यहाँ नीचे उसके सतलज नदी बह रही है, तो वैज्ञानिक कहें चलिए इसके बीच हम हिमालय को डिवाइड कर देते हैं। तो वो सब क्या किए, सिंधु नदी, क्योंकि ये तो मनुष्य ही डिवाइड किए हैं, भगवान तो डिवाइड नहीं किए हैं, हम ही सब अपने हिसाब से डिवाइड कर दिए हैं। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन से हैं, कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय बोला जाता है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार बने हैं आपके पेपर में। इसके बाद जब सतलज नदी, इसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि अब कौन सी नदी लें, तो उन्होंने कहा चलिए काली नदी ले लेते हैं, ठीक है, काली नदी। तो कहते हैं अब काली नदी और सतलज नदी के बीच में क्या दे देते हैं, कुमायूं हिमालय। तो का से कुमाऊं, का से काली, तो काली नदी अगर कुमाऊं हिमालय आएगा तो काली नदी जरूर आएगा, वो लगा दीजिएगा। तो कुमायूं हिमालय किसके बीच में है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है, ये आपका बन गया। इसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि काली नदी के बाद कौन सी नदी अब लेते हैं, कहते हैं चलिए तीस्ता नदी ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, ये आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। क्या, क्योंकि काली नदी नेपाल के लगभग पश्चिमी छोर से बहती है और ये आपका तीस्ता नदी नेपाल के पूर्वी छोर पर लगभग ये सिक्किम उक्किम के पास। तो इस दोनों में नेपाल ही तो बचा है, ये बीच में तो नेपाल ही तो आया है, तो ये नेपाल ही। तो अब यहाँ तो ऐसा कह नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश हिमालय या ये उत्तर प्रदेश में हिमालय ही नहीं है या बिहार हिमालय, ये तो इसमें है ही नहीं है। तो आपका यहाँ तो नेपाल ही बचा ऐसे, तो उसको नेपाल हिमालय कहा गया। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए तीस्ता नदी, अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचा इधर कौन सी नदी, तो एक दिहांग नदी आती है। तो दिहांग नदी असम और ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। एक बार हम फिर देखते हैं, सिंधु नदी सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय, का सतलज नदी और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय, ठीक है। ये देखिए इतना आपको हो गया। अब देखिए इतना तो आप पढ़ लिए, अब एक चीज़ और देखते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तक जितना है ये है, ये आपका जो हिमालय है वो मेनली 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या, आपका हिमालय 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से, ये ट्रांस हिमालय। देखिए जो आप हिमालय देखते हैं, भारत अपने प्यारे भारत का सीन देखते हैं, ये ट्रांस हिमालय साइड उस साइड पड़ जाता है। जैसे आपका घर है, मान लीजिए आपने ये आपका घर है, ठीक है, इस घर के पीछे आपका ट्रांस हिमालय पड़ता है, ठीक है। तो घर के आपके पीछे जस्ट मान लीजिए ये हमारा सर है, ये जो आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला, इस सर के जो पीछे वाला भाग है वो ट्रांस हिमालय आपका होता है। आगे वाला क्या होता है, उसके बाद ये बृहत हिमालय। तो पहले अगर यहाँ इसमें पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन सा है, ट्रांस हिमालय। इसके बाद ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका भारत के लद्दाख श्रेणी में और ये यहाँ पर तिब्बत में ज़्यादा विस्तृत है, तिब्बत में ज़्यादा होने के कारण इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय को, ठीक है। बृहत हिमालय या महान हिमालय, इसके बाद आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो कौन सा आपका लघु हिमालय या आपका मध्य हिमालय। इसके बाद आपका शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो पहले क्या आप याद करेंगे, ट्रांस है, ट्रांस के बाद चाहे बृहत दे चाहे महान हिमालय दे, ठीक है। तो ये बृहत हिमालय और महान हिमालय मतलब ये आपके सर के आगे वाला पोर्शन है। तो आपका जो माथा है ये वाला याद रखिएगा, ये आपका माथा है, जो ये क्या कह सकते हैं जहाँ आप चंदन वंदन पूजा वूजा करते हैं लगाते हैं, तो वही आप करिए। आपका जो ये है जहाँ चंदन लगाते हैं वो जान लीजिए महान हिमालय है या बृहत हिमालय है। उसके नीचे आपका लघु हिमालय, उसके नीचे आपका जहाँ पर आपका ये मतलब ओंठ के नीचे उसको शिवालिक मान लीजिए, ठीक है। ऐसे याद करेंगे तो आपका याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए
कुछ इनके बारे में देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, अगर आपसे पूछे कि हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, ट्रांस हिमालय बताएंगे। हिमालय की बता रहे हैं, ये नहीं कि आप, हिमालय तो अभी नया है। अगर अरावली और दक्षिण भारत की पहाड़ियों से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हिमालय सबसे नया है अभी। लेकिन अगर हिमालय में ही सबसे प्राचीन श्रेणी देखा जाए तो हिमालय में सबसे प्राचीन श्रेणी आपका यही है, ट्रांस हिमालय। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए बाई चांस से आपका ट्रांस हिमालय नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, ऑप्शन में सिर्फ आपका दिया है ये बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या पटकोई, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर फिर इसके बाद आपका बृहत हिमालय आ जाएगा अगर ट्रांस हिमालय नहीं दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, तभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए बृहत हिमालय के बारे में क्या देखेंगे, इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो आप वो सोचेंगे कौन सा चोटी सबसे ऊंची जो इसमें ही स्थित है, आपका माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी इसी में है आपका। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब देखिए ये पूछा गया था कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय, जो आपका बृहत हिमालय है या लघु हिमालय, उसको मध्य हिमालय कहते हैं, वो किनके किनके बीच स्थित है। मध्य हिमालय इसको क्यों कहते हैं, अब देखिए शिवालिक एकदम आपका नीचे पड़ जाता है। शिवालिक मतलब एक फुट हिल्स बोला जाता है। मतलब शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ, जब आपका नदियाँ आपका अवसाद लेकर आ रही थी नीचे, उसी से ये पूरा लगभग मैदानी क्षेत्र ही हुआ। और सबसे ऊबड़ खाबड़ यही आपका लघु हिमालय ही है। ठीक है, तो अगर आपका देखा जाए, मैं अगर आपसे कहूँ कि एक इंसान आपका यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है, तो बीच में तो यही होगा। अगर ट्रांस हिमालय हटा दिया जाए, क्योंकि वो तो पीछे ही है आपके आपके सर के पीछे, वो उसको हटा दिया जाए, तो बृहत यही तो आपका लघु हिमालय मध्य हिमालय हुआ, ये लघु हिमालय। ये पूछा जाता है कि जो बृहत हिमालय या महान हिमालय है, वो लघु हिमालय से किस प्रकार से मतलब अलग होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये क्वेश्चन किसी से पूछिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा जो कहे हमको आ रहा है ज्योग्राफी, तो आपसे ये पूछिएगा कि जो महान हिमालय है, जिसे ग्रेट हिमालय है, और जो आपका लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, वो किसके द्वारा दोनों लोग अलग होते हैं, तो ये आप कहेंगे किसके द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब देखिए, अब ये भी पूछा जा सकता है कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय किसके किसके मतलब इसके बीच क्या है, तो कश्मीर घाटी। आपसे ये पूछे, ये देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया है कि यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय ये किसके बीच है, तो ये कश्मीर मतलब सॉरी इनके बीच कौन सी घाटी है, तो कश्मीर घाटी है इनके बीच। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे यहाँ लिखिए लंबी श्रृंखला है किसकी, लघु हिमालय की। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट बृहत हिमालय में है। अब देखिए शिवालिक के बारे में कुछ देख लेते हैं। यह नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से निर्मित है। अभी हमने क्या कहा, जो नदी के द्वारा अवसाद लाया जाता है शिवालिक इसी से, क्योंकि सबसे नीचे ही है। फूट हिल्स, कभी भी फूट हिल्स, पाद हिल्स कुछ भी पूछे तो आप शिवालिक ही लगाइएगा, या बाह्य शिवालिक अगर ना दे, बाह दे तो बाह्य हिमालय ही है। ये भी पूछा जाता है कि भाभर का क्षेत्र जो है इसी शिवालिक श्रेणी में पाया जाता है। जो भाभर मिट्टी होती है इसी के क्षेत्र में पाया जाता है, भाभर वाला। ठीक है, शिवालिक श्रेणी में। तो अब देखिए शिवालिक श्रेणी में ये भी याद रखिएगा कि इसका निर्माण प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में, चाहे आपका ऑप्शन में प्लायोसीन दिया रहे चाहे सेनोजोइक, याद रखिएगा दोनों दिया रहे, एक ठे दिया रहेगा उसमें, चाहे प्लायोसीन दिया रहे चाहे सेनोजोइक दिया रहे, तो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये आया है कि शिवालिक का निर्माण किस युग में हुआ, सेनोजोइक युग में हुआ। किसमें, सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ, या प्लायोसीन। प्लायोसीन कैसे याद करेंगे, देखिए शिवालिक से भगवान शिव आ रहा है, तो पालने वाले कौन है, भगवान शिव पालते हैं सबको, ऐसे ही याद कर लीजिए। शिवालिक सबसे नवीन श्रेणी है, तो ये यहाँ देख रहे हैं, पहले ट्रांस सबसे पुरानी है, फिर बृहत, फिर लघु, फिर शिवालिक, तो सबसे ये है। तो ये आप सीक्वेंस भी याद रखिएगा, पहले ट्रांस आता, फिर बृहत आता, फिर लघु आता, फिर शिवालिक आता है। अब ये सीक्वेंस मत भूलिएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम यहाँ ये वाला ये पीडीएफ अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लघु हिमालय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तभी मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहाँ लघु हिमालय पढ़े नहीं थे, तो यहाँ कैसे हम पढ़ लेते। अब देखिए लघु हिमालय के बारे में ये सब फैक्ट हैं, थोड़ा देख लीजिए।
हिमालय का सबसे ऊबड़ खाबड़ भाग पूछे आपसे, मैं आपसे पूछूं कि बताइए हिमालय का सबसे ऊबड़ खाबड़ भाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? लघु हिमालय हिमालय का सबसे ऊबड़ खाबड़ भाग है। कैसे? देखिए, क्योंकि जो पानी आ रहा है, कटान सबसे ज़्यादा कटान तो इसी का हो रहा है। किसका? लघु हिमालय का है, क्योंकि शिवालिक देखेंगे अगर नीचे तो वहाँ तो जमाव हो रहा है, लेकिन उसका जैसे कोई पत्थर है वो कट जा रहा है तो ऊबड़ खाबड़ वैसे ही बन जाएगा। तो इसमें क्या, थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाना, वैसे थोड़ा सा लगा लीजिए कि हाँ सबसे ऊबड़ खाबड़ है। अब देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ लिखा गया शिमला, मसूरी, चकरात, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सभी लघु और शिवालिक के श्रेणी के मध्य स्थित हैं। ठीक है, कौन सा? ये आपका, ठीक है, तो इतना जितना है आपका ये लघु और शिवालिक के मध्य कौन से हैं? मसूरी, चकरात, नैनीताल, रानीखेत, ये सब। अब ये पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, ये सभी बृहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। अब अगर मान लीजिए आपका एक दोस्त है और आप हैं, वो कह रहा है कि हम कुल्लू घाटी घूम के आए हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं मैं मसूरी घूम के आया हूँ, तो आप ज़्यादा ऊपर गए कि आपका दोस्त ज़्यादा ऊपर गया? मतलब ऊपर मतलब कि ज़्यादा साउथ उत्तर नॉर्थ में आपका दोस्त गया कि आप गए? आप मसूरी गए हैं, आपका दोस्त कुल्लू घाटी गया है, तो आपका दोस्त ज़्यादा ऊपर गया, क्योंकि वो बृहत हिमालय तक और लघु हिमालय तक गया है, और आप मसूरी ही गए हैं, वहाँ पर सिर्फ लघु और शिवालिक श्रेणी के मध्य ही आप रह गए हैं, लेकिन आपका दोस्त जो कुल्लू घाटी गया है वो बृहत हिमालय और लघु हिमालय तक घूम के चला आया है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए, दून और दुआर जो समतल घाटियाँ होती हैं इनमें लघु हिमालय में ये होती हैं, ये उत्तराखंड में, क्या पश्चिम में जो है, मान लीजिए आपका ये उत्तराखंड है, एक ये मान लीजिए उत्तर में उत्तराखंड है, ये जो पश्चिमी ये होता है समतल घाटी है जो पश्चिमी भाग में है, तो पश्चिम में उनको दून कहा जाता है और पूरब में द्वार कहा जाता है। जैसे यहाँ देहरादून लिखा गया है तो ये पश्चिम साइड रहेगा, ठीक है, और अगर द्वार लिखा गया है तो ये पूरब साइड रहेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड में पश्चिम साइड को दून और द्वार पूरब साइड को द्वार कहा जाता है। कैसे याद करेंगे? जो सूर्य भगवान जब आते हैं तो अगर आप अपना द्वार खोलेंगे तो वो पूरब ही साइड से आएंगे ना, जाते हैं तो पश्चिम में ना, द्वार पूरब साइड में, ऐसे याद कर लीजिए, नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि पूरब में क्या है? द्वार, पश्चिम में है दून, ठीक है। क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से बना सकता है पेपर में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मर्ग क्या है? मर्ग, जैसे गुलमर्ग हम नहीं बोलते, गुलमर्ग गए हैं घूमने, तो ये है गुलमर्ग। गुलमर्ग क्या है? घास के मैदान हैं, और कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग ये हैं। तो घास के मैदान आपके जो कश्मीर में हैं उसको सोनमर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए करेवा क्या है? करेवा, करेवा भी बहुत बार पूछा गया है, करेवा क्या है? कश्मीर घाटी में जो हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। केसर की खेती के लिए ये करेवा कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध है। अब यहाँ देखिए बुग्याल और पयार, बुग्याल और पयार क्या है? घास के मैदान, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बुग्याल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, जो उत्तराखंड में घास के मैदान है उन्हीं को बुग्याल या पयार कहा जाता है। मैं पूछूं केसर कहाँ होता है, तो आप कहेंगे केसर तो करेवा घाटी में होता है, जो करेवा घाटी कश्मीर में वहीं पर होता है केसर के। मैं पूछूं मर्ग क्या है, आप कहेंगे गुलमर्ग, ये तो घास के मैदान है ही है, ठीक है। तो आपका इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आई होप आपका यहाँ पर सब, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये कहा गया था कि हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट और विंध्य श्रेणी, कह रहा है इसमें सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ देखिए अरावली कौन सी है? देखिए अगर आपका पश्चिम ये हिमालय आए तो वो हमेशा नई होगी, चाहे इधर साउथ में या आपका मध्य में, चाहे मध्य प्रदेश का कोई पहाड़ हो, चाहे आपका अरावली हो राजस्थान में, गुजरात में, ये सब पुराने हैं,
सबसे नया आपका हिमालय है। तो यहाँ देखिए हिमालय हिमाद्री श्रेणी जो ऊपर वाला महान हिमालय है ना, उसे तो दिया है। तो यही आपका इनमें सबसे नवीनतम कौन सा है? हिमाद्री है, ठीक है। और सबसे प्राचीन कौन है? अरावली सबसे प्राचीन माना जाता है, ये तो वर्ल्ड का भी सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है, अरावली श्रेणी। अब देखिए कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम आपका, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब ट्रांस हिमालय के भाग हैं। आई होप आपको अगर कोई पूछे ट्रांस हिमालय के कौन से पर्वत हैं तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ लद्दाख बताएंगे, जास्कर बताएंगे, कैलाश बताएंगे, काराकोरम, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविनाश्टिन बताएंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए अभी जल्दी आया, 2022 में क्वेश्चन आया था कि चोचाऊ और लहोत्सोय, चोचाऊ और लहोत्सय, अभी क्वेश्चन आएगा तब दिखाएंगे आपका। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। आज 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में लिए हैं, ठीक है। कल आपने इतना अच्छा मैसेज, सब पॉजिटिव मैसेज कर रहे थे, हमको काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो हम जितना मोटिवेट होंगे उतना ही आपके लिए मतलब मटेरियल लाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चोचाऊ और लहोत्सय हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित हैं। इसमें कई और पर्वत श्रेणियाँ दिया है। इसमें जब ये क्वेश्चन दिया था तो 2 श्रेणी आपका दक्षिण भारत की दिया था, लेकिन वो नहीं, यही आपके हैं। इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान का एग्जाम्पल है। इम्फाल बेसिन नॉर्थ ईस्ट का किसी झील के अस्तित्व के कारण जो तलछट और जमाव मान लीजिए कोई झील है, उससे तलछट या जमाव से कई मैदान निर्मित हो गए, उसको सरोवरीय मैदान कहा जाता है। सरोवरीय मतलब सरोवरीय इसे समझिए, लिखा गया है सरोवर। सरोवर क्या होता है? झील ही होता है। तो एक सरोवर तो झील ही होता, कहते नहीं, मतलब हिंदी शुद्ध हिंदी उसको सरोवर बोला जाता है। सरोवर एक झील होता है। तो झील कहाँ है ये सरोवर? ये इम्फाल बेसिन में 2019 में क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए बृहत हिमालय के बारे में देख लेते हैं। लास्ट वाला आप देखेंगे बृहत हिमालय। बृहत हिमालय मतलब इसकी बात कर रहे हैं। अब बृहत हिमालय इसकी बात करेंगे, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसका क्रोड ग्रेनाइट का बना है, ठीक है। तो बृहत हिमालय क्या है? बृहत हिमालय, इसको सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसका क्रोड ग्रेनाइट का बना है। तो आपसे पेपर में कुछ भी पूछे कि इसका अदर नाम क्या है, आंतरिक हिमालय दे दिया तो बृहत हिमालय की बात कर रहा है। इसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों से है, जैसे ग्रेनाइट और नीस से बना, सिल्ट से बना है, तो ये सबसे बना है। अब देखिए इसमें पूछा जाता है ये कहाँ से कहाँ सब फैला है आपका महान हिमालय। तो नंगा पर्वत से आपका नामचा बरवा तक, पूरा हिमालय ही यहीं से यहाँ तक फैला है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। पर्वत चोटी इसमें कौन कौन सी है? तो ये पर्वत चोटी याद कर लीजिए, हमने आपके लिए लिख दिया ताकि थोड़ा सा आपको पता रहे, कोई पूछे। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। कंचनजंगा कहाँ है? भारत और भारत जो सिक्किम राज्य है और नेपाल की सीमा पर है। तो कंचनजंगा भारत और सिक्किम की, वो सॉरी, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। मकालू कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। धौलागिरी नेपाल, ठीक है, धौलागिरी नेपाल। नंगा पर्वत ये गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ आपने गौर किया, यहाँ लिखा गया धौलागिरी, यहाँ नेपाल, और एक धौलाधार पढ़े थे, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या लिखा गया है? धौलाधार श्रेणी। देखिए धौलागिरी अलग है, जो धौलागिरी है वो नेपाल में है, गिरी मतलब नेपाल। और धौलाधार कहाँ है? ये धौलाधार आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप सोचे सर तो धौलाधार पढ़ा है तो धौलागिरी, तो ये गलत है, ठीक है। दोनों में अलग अलग, अगर धार कहे तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर गिरी कहे, गिरी ऐसे समझ लीजिए, गिरी माने पर्वत होता है, उसका पर्यायवाची पर्वत होता है। तो गिरी पर्वत का देश कौन है? नेपाल ही। वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर्वत ही है सब पूरा, ठीक है। मैं तो गया हूँ, देखा हूँ, वहाँ पर पूरा पर्वत ही एरिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो चलते हैं यहाँ देखते हैं कहाँ, ये आपका यहाँ आ गए फिर
धौलागिरी आप पूछे तो नेपाल बताएंगे, धौलाधार पूछे तो आप हिमाचल प्रदेश बताएंगे, नंगा पर्वत कहाँ है, गिलगित बाल्टिस्तान में है, अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नामचा बरवा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, केदारनाथ कहाँ है, यूके भारत में है, ठीक है। तो ये तो जानते हैं केदारनाथ, नामचा बरवा आंध्र प्रदेश, सॉरी देखिए आंध्र प्रदेश निकला, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा, नंदा देवी, ठीक है, उत्तराखंड, अन्नपूर्णा नेपाल, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर चलते हैं, ट्रांस हिमालय के थोड़ा सा, ये कहाँ क्या पढ़े हैं हम, महान हिमालय पढ़े या बृहत हिमालय पढ़े। अब देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं, सियाचिन जो नुब्रा घाटी में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ये आपके ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर हैं, इनको याद रखिएगा। अब देखिए इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में तथा तिब्बत में है, तिब्बत में अधिक होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। किसके बारे में बात हो रही है, ट्रांस हिमालय के बारे में बात हो रही है। देखिए ट्रांस हिमालय पूरी तरह से बर्फ से ही ढका है, इसीलिए यहाँ वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। और देखिए ट्रांस हिमालय में सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदी, अब पूछेंगे पूर्वानुवर्ती नदी क्या होता है, एंटीसीडेंट रिवर का जन्म होता है। ऐसी रिवर जो आपका हिमालय पर्वत जो आप जब बना उससे पहले ही थी, वो एंटीसीडेंट रिवर कहलाती है, पूर्वानुवर्ती नदी कहलाती है। ये मत सोचिएगा कि पूर्वावती जो पूरब में बह रही है, तो पूरब में कहाँ, सतलज आपका पूरब में कहाँ बह रही हो, तो पश्चिम से साइड जा रही है, सिंधु कहाँ आपका पश्चिम साइड, ब्रह्मपुत्र मान लीजिए पूरब में जा रही है, लेकिन वो पूरब नहीं होता, पूर्ववर्ती नदी होती है वो, पूर्व अनुवर्ती नदी वो होती है, एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जिनका जन्म हिमालय से पहले ही हुआ है, पहले ही बहती थी जब हिमालय ये नहीं बना था, तो ये होता है। चलते हैं, आई होप आपका, अब देखिए ट्रांस हिमालय ITSZ इंडस ट्रांसपोर्ट सुचर जोन यह हिंज लाइन द्वारा अलग होता है, ठीक है, हिंज लाइन द्वारा बृहत हिमालय से ITSZ जट, तो आपका ये कहाँ से अलग होता है, ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय। और हम बृहत और लघु में क्या अंतर बताए थे, बृहत और लघु में मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अगर ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय की बात करें तो ये इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। तो ट्रांस और बृहत इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा, ये अलग देख लीजिएगा कौन किससे द्वारा, ITSZ, ये ITCZ वाला नहीं है, ये ITSZ द्वारा। अगर कोई आपसे पूछ, आप किसी से पूछिए बताइए ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, तो ITSZ के द्वारा अलग होता है। अगर आपसे पूछे कि बृहत हिमालय लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इतना तो आपको देखिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया था, ये भी हमने लिख दिया। ये पूछा गया था कि आपका जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो पश्चिमी घाट गुजरात में फैला हुआ है, आपका महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु का भी इतना हिस्सा आता नहीं, तो आप कहेंगे तमिलनाडु तो पूरब वाला साइड है, लेकिन इस साइड तो देखिए इधर, इस साइड आप पूरब थोड़ी कहेंगे, ये मान लीजिए इस साइड जा रहा है, ये इधर इतना इतना, ये तो इस साइड अगर मैं यहाँ पे गोला कर देता हूँ तो आप क्या कहेंगे, ये पूरब में है, पूरब में तो इधर होता है, ये पश्चिम में ही जा रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु भी थोड़ा सा पार्ट है। तो अगर आपसे पूछे कि कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 राज्य जो हैं आपके पश्चिमी घाट से संबंध है, ठीक है। ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, IS 2017 का क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था, कितने राज्यों में पश्चिमी घाट फैला है, तो 6 राज्यों में पश्चिमी घाट फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। यहीं आप तमिलनाडु में कंफ्यूज होंगे, लेकिन तमिलनाडु आप याद रखिए, तमिलनाडु भी है। इसके बाद आप तो काउंट कर ही लेंगे इतना। चलते हैं
इतना हो गया। अब देखिए हमारा क्या हुआ, आज बहुत ज़्यादा समय हो गया, ठीक है, 34 मिनट हो गए, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, अब देखिए हम हिस्ट्री चलते हैं। हिस्ट्री में क्या कह रहा है, हिस्ट्री आप हर्षवर्धन का, इससे ज़्यादा आप मुझे नहीं लगता कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन जो कुछ भी और होगा तो मैं और ले जाऊँगा। अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन ये किस, पहले याद रखिए ये किस वंश का था, तो ये पुष्यभूति वंश का था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। ये 606 से 647 ईस्वी तक इन्होंने आपका शासन किया। अगर अब देखिए इनके बारे में यहाँ देखते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट अगर पूछा जाए तो ये हर्षवर्धन ही थे। राजधानी थानेश्वर इन्होंने स्थापित की। हर्ष के समय में जो मथुरा था वो सूती वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध था। वहीं जो बल्लभी और नालंदा था वो शिक्षा के हेतु लिए प्रसिद्ध था। आपके जो हर्षवर्धन जब इनका समय चल रहा था तो नालंदा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था उस समय। ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ, जो उसमें हर्ष पराजित हुआ। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें आपके हर्ष पराजित हुए। ठीक है, यहाँ देखते हैं बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित एवं कादंबरी की रचनाएं उन्होंने किया। तो आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित और कादंबरी की रचनाएं किसने किया, तो ये बाणभट्ट ने किया। अब यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए आप यहाँ दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, हर्षचरित और कादंबरी ये तो बाणभट्ट ने किया। ये पूछा जाता है कि हर्ष के नाटक कौन कौन से, मतलब जो हर्ष ने खुद लिखा है, हर्ष मतलब हर्षवर्धन ने, तो ये प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। ठीक है, तो प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद ने हर्ष के ये नाटक हैं, कई बार पूछा गया है। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद ये याद रखिएगा। हर्षचरित और कादंबरी किसके द्वारा याद रखिएगा, ये बाणभट्ट के द्वारा। इतना तो आपको याद हो गया। चलते हैं यहाँ देखते हैं। हर्ष ने 643 ईस्वी के करीब कन्नौज एवं प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। कहाँ पर, कन्नौज और प्रयाग में। ये महामोक्ष परिषद इसको बोला गया। तो कहाँ पर, कन्नौज और प्रयाग में। तभी से मतलब प्रयाग का मेला वेला कहा जाता है कि तभी से लगने लगा है यार। ठीक है, अब देखिए हुएनसांग से मिलकर हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। हर्ष ने चीन में राजदूत भेजे। तो हुएनसांग से मिलकर हर्ष बौद्ध धर्म का, पहले बौद्ध धर्म का नहीं था, लेकिन जब हुएनसांग ने, पूछा जाता है कि हुएनसांग किसके दरबार में आया, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया। जब हुएनसांग से हर्षवर्धन मिला तो वो बहुत प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसके बाद हर्षवर्धन ने चीन में राजदूत भेजे। किसने चीन में राजदूत भेजे, हर्षवर्धन ने। अब देखिए हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए तो सभी जानते हैं। ठीक है, फाहियान देता है और हुएनसांग देता है। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, हुएनसांग आपका हर्षवर्धन। हाथ से हुएनसांग, हाथ से हर्षवर्धन, याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए हुएनसांग का भारतीय यात्रा विवरण, हुएनसांग ने मतलब अपनी पुस्तकों में क्या क्या किया है वो यहाँ पर दिया है। हुएनसांग का उपनाम क्या था, तो यात्रियों का राजकुमार इसको बोला गया। किसको, हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार बोला गया। हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा। किसको, शूद्रों को। जैसे शूद्र जो होता है, शायद क्यों कहा होगा, क्योंकि जो शूद्र होते थे वो खेती ही करते थे। ठीक है, वहाँ उस समय तो सब खेती करते नहीं, तो जो निम्न कास्ट के लोग होते थे वही खेती करते थे, तो वो शूद्र को कृषक ही कहा। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से सोचा होगा। ठीक है, इसने भारत के चिन्ह इन तू कहा। इसने भारत को, के नहीं, भारत को होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसने भारत का नाम क्या दिया, तो भारत को इनतू कहा। इनतू, ये क्वेश्चन आपका आया है कि भारत को इनतू किसने कहा, तो इसके हुएनसांग ने भारत को इनतू, ये अलग नाम देके चला गया, इनतू। आज हम कहें इनतू की जय, मतलब भारत माता की जय नहीं कह के इनतू की जय कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको याद ही हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 630 में भारत आया, 15 वर्षों तक ये रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय में 637 ईस्वी में दौरा, अध्ययन करने के बाद बौद्ध ग्रंथ ले जाने आया था।
शीलभद्र उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। अब इसकी पुस्तक बहुत बार पूछा जाता है कि ह्वेनसांग की पुस्तक क्या है, यात्रा वृत्तांत। सी यू की इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी यू की इसकी पुस्तक यात्रा वृत्तांत है, मतलब जो आया गया अपनी पुस्तक में लिख लिया। पहले तो मोबाइल होती नहीं थी कि सब रिकॉर्ड कर लिया या सब आपका फ़ोटो खींच लिया तो आपका वो मेमोरी में आ गया, ऐसा नहीं हुआ था। पहले पुस्तक ही लेकर चलना पड़ता था। हर्ष के समय मृत्युदंड ना होकर अंग भंग की सजा थी। मतलब ये इसने कहा, ह्वेनसांग ने कहा कि हर्ष के जब राज्य कर रहा तो उस समय मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ठीक है, कोई कितनी भी गलती कर दे, कोई अंग मतलब उसका हटा दिया जाता था। जैसे उसके सज़ा के ऊपर थी, कौन सा सज़ा पाया है, तो कोई सज़ा मान लीजिए अच्छा वाला सज़ा पाया, उसका एक हाथ काट दिया गया। तो ये सब होता था। अब देखिए षड दर्शन कैसे क्या है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कराड़ परमाणुवाद की स्थापना। तो महर्षि कणाद थे परमाणुवाद की स्थापना। पूर्व मीमांसा किससे रिलेटेड है, महर्षि जैमिनी से। वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा किससे, बादरायण आदि शंकराचार्य। ठीक है, तो अगर पूछे जाए उत्तर मीमांसा तो इसके बादरायण और आदि शंकराचार्य इससे संबंध है। न्याय दर्शन से कौन संबंध है, गौतम संबंध है। ठीक है, ऋषि गौतम आपके न्याय दर्शन से संबंधित है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि संबंधित है। सांख्य दर्शन कौन, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल संबंधित है। ये दर्शन याद रख लीजिएगा, ये क्योंकि मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपका दर्शन, क्योंकि दर्शन से कई क्वेश्चन बने हैं आपके पेपर में। तो सांख्य कपिल हो गए हैं। ठीक है, योग पतंजलि हो गए, योग आपका पतंजलि, ये बाबा रामदेव वाला याद ही रख सकते हैं। और न्याय दर्शन गौतम। ठीक है, तो न्याय दर्शन गौतम हो गए। वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा बादरायण आदि शंकराचार्य। पूर्व महर्षि, अगर पूर्व पूछे तो महर्षि जैमिनी। ठीक है, महर्षि, उत्तर मीमांसा पूछे तो बादरायण। जब उत्तर पूछे तो बाद, तो जैसे मैं आपसे पूछूं इसका उत्तर दीजिए तो आप कहेंगे बाद में ले लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर बाद में ले लीजिएगा। तो अगर उत्तर रहे तो बादरायण और पूर्व रहे तो महर्षि जैमिनी। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए ताकि याद रहे कुछ समय तक। चलिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल आता है। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सॉरी उसके लिए। अब देखिए क्या करूं, मैं सोचा था कि आपका कोई छूटे ना। अब देखिए शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इनका जन्म पूछा जाता कहाँ हुआ था, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और इनका जन्म आपका कहाँ हुआ था, ये शाहजहांपुर में। चलिए वो उधर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया फांसी किस कांड में मिला था इनको, मतलब अब कांड नहीं बोला जाता, अब एक्शन बोला जाता है। तो ये ककोरी एक्शन में गोरखपुर में इनको फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल का। इसके बाद मैंने ऐसे तीर बनाया है, इनको गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे आप मैप से याद करेंगे ज़्यादा। मैं हो सकता है लिख भी देता आपको, वैसे पढ़ा देता। ठीक है, लिखते आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है आपको थोड़े समय तक याद रहेगा कि हाँ सर ने ऊपर बनाया था, इसके बाद एक तीर बनाया था, ये गोरखपुर चले गए थे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा याद रहेगा। आप सबके लिए इतना मेहनत थोड़ा सा कर सोचता हूँ आप सबको याद रहे बस। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, सीतापुर में टोडरमल का जन्म हुआ था। इसके बाद यहीं पे देखिए अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। तो अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह का और राम प्रसाद बिस्मिल का, इन सब तीनों लोग का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। अब देखिए ये जो महान शख्सियत हैं इन सब की यहाँ जन्म मैं आज बताया हूँ। ठीक है, स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था। नहीं तो सर स्वामी हरिदास का आप जन्म मथुरा समझ लें, नहीं, इनका जन्म आपका अलीगढ़ में हुआ था। लेकिन इनका जो सब कुछ हुआ, मतलब जहाँ रहते थे, जहाँ पूजा ध्यान करते थे, वो आपका वृंदावन था, मथुरा था। ठीक है, तो स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म आपका अलीगढ़ में हुआ था। सूरदास का जन्म मथुरा में हुआ था। किसका, सूरदास जी का जन्म मथुरा में हुआ था। अगर इनके सूरदास जी के गुरु को पूछा जाए तो ये वल्लभाचार्य इनके गुरु थे।
तुलसीदास के गुरु का नाम पूछा जाए तो नरहरिदास थे। और आपका रैदास जी के गुरु का नाम तो रामानंदाचार्य रामानंदाचार्य थे रामानंदचारी थे आपके रैदास के गुरु थे। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म आपका आगरा में हुआ था। हम सिर्फ इतना ही लिख सकते थे कि अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन हमने सोचा कि आईने अकबरी के लेखक, ये भी आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। पूछेगा आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। इनका जन्म आपका आगरा में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब हुआ था, तो ये अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म आपका बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। और कासगंज लिखा गया है, कासगंज। ठीक है, तो कासगंज में अमीर खुसरो, कभी कभी एटा दे देता है, ठीक है, ऑप्शन में, तो कासगंज नहीं रहता तो भी लगा दीजिएगा। तो लेकिन कासगंज सॉरी, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था, बदायूं में निजामुद्दीन औलिया। जालौन में बीरबल का जन्म हुआ था। बीरबल का जन्म जालौन में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, बट ये मूल निवासी उन्नाव के थे। ठीक है, मूल निवासी ये उन्नाव के थे। इनका जन्म आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। अब देखिए, प्रयागराज प्रतापगढ़ में, तो जो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म था उनका प्रतापगढ़ में हुआ था, लेकिन जब उनके बच्चे, मतलब उनके बालक अमिताभ बच्चन जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था। तो ये तो आपको पता ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय का जन्म आपका ये आपका सॉरी प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, तो ये प्रयागराज, प्रतापगढ़ नहीं, प्रयागराज में हुआ था। बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ था। शास्त्री जी का जन्म चंदौली में हुआ था। ठीक है, शास्त्री जी का जन्म चंदौली में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इतना मतलब याद रखिएगा, एक टॉपिक लगभग आपका कवर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपका डेली आप बने रहिएगा। ठीक है, आपका ऐसे ही एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो 10 दिन बीत जाता है कि आप जैसे कुछ सब्जेक्ट मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो 10 दिन बीत जाता है कि आप वो सब्जेक्ट उठाए ही नहीं। तो इस वीडियो को देखने का आपका ये पूरा हो जाएगा कि आपका सभी सब्जेक्ट लगभग हफ्ते में आ जाता है। तो आप सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करते चल रहे हैं। आप कुछ भी पढ़िए, कहीं से पढ़िए, वो नहीं है, लेकिन आपका सभी सब्जेक्ट का रिवीजन एक ही बार में हो जाता है। तो आप सभी सब्जेक्ट से मतलब आप वो फेमिलियर बने रहते हैं। ठीक है, मेरा मकसद यही था लाने का, इस जो सीरीज चल रहा है यही, सिर्फ आपसे यही उम्मीद रहती है कि आप सब इस सीरीज को सपोर्ट करिए, ताकि हमको थोड़ा अच्छा लगे और आपके लिए नए नए चीज़ें हम यहाँ पर कर सकें। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला अगर पूछा जाए तो कि कौन सा सबसे सबसे प्रथम का साक्षर जिला है कंप्यूटर, तो मल्लपुरम केरला का ये है। तो केरला का ही हो सकता है, उधर ज़्यादा है टेक्नोलॉजी आगे। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एगा अगस्टा, अगर आपसे पूछे, ये क्वेश्चन आया है आपका किसी बैंक में आया था, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा अगस्टा हैं। अबेकस क्या है, अबेकस इसका प्रयोग गणना में किया जाता था। संसार का पहला गणक यंत्र, अगर देखिए काउंटर जो काउंट किया जाता है उसका यंत्र सबसे पहला पूछे तो अबेकस होता है। कौन है, अबेकस है। इसमें क्या होता था, ये जैसे आपका दिया है तो जैसे गणना किया जाता था तो इसको इधर लगा दिया जाता था, इसको इधर लगा दिया जाता था, इसको इधर, तो ऐसे गणना होती थी। अबेकस, ठीक है, ये छोटे बच्चों आजकल यूज करते हैं इसको। ठीक है, अबेकस। अब देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार 1958 में जय किल्बी तथा रॉबर्ट नोई ने द्वारा किया गया। तो रॉबर्ट किल्बी तथा रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया, जय किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया पहला चिप का आविष्कार 1958 में। चिप किससे बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं। चिप सिलिकॉन और जर्मेनियम से। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है, इनेक, NAENIAC, इनेक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विश्व का है ये। इसके बाद यहाँ देखते हैं, कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चिप में LSI अगर पूछे तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, जो आप आज देख रहे हैं जिस पर वीडियो। ठीक है, ये
उसका आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कूपर। इनका याद रखिएगा, इनको धन्यवाद बोलिए, ताकि आज आप घर बैठे ही इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है, मार्टिन कूपर ने किया मोबाइल फ़ोन का आविष्कार। VLSI तकनीक का प्रथम प्रयोग 4th जनरेशन में हुआ था। किसका? VLSI तकनीक का प्रथम प्रयोग, ये कल भी हम बताए थे इसमें कि VLSI 4th जनरेशन में, ULSI 5th जनरेशन में आया था। इसको क्या कहते हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटेल ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंटेल मतलब माइक्रो प्रोसेसर का विकास सर्वप्रथम किस कंपनी ने किया था? तो इंटेल ने किया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको देखिए पूरा आपका जितना भी था सब करवा दिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। आज आपका ज़्यादा समय हो रहा है, मुझे भी पता है, इतना लंबा नहीं बनाना चाहिए था, क्या करूं, आपका सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप बताइए, आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। हिमालय की ये देखिए थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं। हाँ, देखिए यहाँ लिखा गया, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? पहले आप ट्रांस हिमालय को देखेंगे कि इसमें ये पहले या पहले ये देखिए नीचे कोई है साउथ का या आपका अरावली या विंध्यन, कोई है? नहीं है, सभी आपका हिमालय के हैं। ठीक है, हिमालय के सभी हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर पहले ट्रांस हिमालय कहीं है? नहीं, ट्रांस हिमालय है। इसके बाद देखिए बृहत हिमालय है। अच्छा हाँ, बृहत हिमालय है, तो यही बृहत हिमालय हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखिए 1994 का क्वेश्चन आया है। आप देखिए मैं वहाँ से बताया था कि अगर ट्रांस हिमालय नहीं होगा तो बृहत हिमालय कर दीजिएगा। देखिए कितना आसानी से आप कर दे रहे हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको भी आपको करना है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। IAS का क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन आप भी कर देंगे। इसका थोड़ा सा हम बता नहीं पाए हैं, लेकिन ये, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावना भौगोलिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता? ठीक है, तो ये बताइए। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। मान लीजिए आपका एक घर है, ये आपका एक घर है, इसी के घर के बगल में एक दीवार बहुत बड़ी है। ठीक है, और इधर बहुत ठंड है, इधर एकदम गर्मी है। अगर ये दीवार ना होती तो यहाँ क्या होता? ठीक है, वही है आपका हिमालय, एक हमारे ऊपर बगल ऊपर मतलब सर पे एक दीवार की तरह काम कर रहा है, ताकि हमारा ये यहाँ उतना ठंडे ना लगे। तो देश में अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली लहरों का अनुभव होता। तो हाँ, ये भी सही है। सिंधु गंगा मैदान इतना इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। सही बात है। अगर आपका सिंधु मतलब उधर से हवाएं चलती, ठंडी बढ़ जाती, तो कहाँ पर आपका सब कुछ एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, कहाँ पर आप मिट्टी पाते? तो ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता, तो एकदम सेम ही बात है कि आपका भी जो मानसूनी है, कभी कभी बारिश होती है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, ये सब थोड़ी होता, हमेशा ठंडी ही होता। ठीक है, तो जब मानसून वो साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती तो तीनों ही सही है। देखिए आपका IAS 2010 का क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पर मेरे चैनल पर कोई चीज़ फर्जी नहीं पढ़ाई जाएगी, आप को हर चीज़ सही पढ़ाई जाएगी जो आपके पेपर के लिए रिलेवेंट होगा। ठीक है, ये नहीं कि कई चीज़ें फर्जी पढ़ा दिया जा रहा है, आपको वो आएगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ लिखा गया, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, लिखा गया है उप हिमालय क्षेत्र के समतल, तो वो हम क्या कहे थे, जो आपका शिवालिक के साथ फैला हुआ है उसको क्या कहा? वो भाबर ही हम तो नाम लिए हैं, खादर तो लिए नहीं है, तो भाबर ही नाम लिए, तो उसको भाबर कहा जाता है। जो शिवालिक के सहारे फैला हुआ है मैदान, जो मतलब शिवालिक से अवसाद आए हैं, उस शिवालिक में जमा हुए हैं, उसको भाबर कहा जाता है। क्या? भाबर। अब देखिए हिमालय का पादिये, अभी हम कहे हैं जो फुट हिल्स, वो क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय तो एकदम पीछे ही चला गया, बृहत हिमालय एकदम ऊपर हो गया, ये आपका मत्था वाला हो गया। अरावली, हिमालय का अरावली से कहाँ रिलेटेड है? तो शिवालिक आपका ये हो गया। आई होप आप सब कुछ कर लिए होंगे। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? शिवालिक किसका हिस्सा है? हिमालय का ही है ना। ये तो सिंपल, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए हर क्वेश्चन आपको बच्चों वाला लगेगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किसे कहाँ कैसे हुआ था? हम कहते पलायो नहीं दिएगा, आप सेनो जो एक लगा दीजिएगा, पैलियो नहीं पलायो हम बोले थे, आधा पालायो कहे थे, तो यहाँ पर सेनो जोइक होगा। सेनो जोइक में इसका निर्माण हुआ था।
कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच में है, बताइए। कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है? तो पंजाब हिमालय कहाँ था? पंजाब हिमालय आपका यहाँ पर सिंधु था, यहाँ सतलज था, तो ये पंजाब हिमालय था। इसके बाद सतलज था, इसके बाद काली था। सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय था। सतलज और काली कहीं है? सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय है। यहाँ देखिए शिवालिक शैल समूह दक्षिण में भाबर क्षेत्र, देखिए वही क्वेश्चन में पूछा था, यही क्वेश्चन आपका आंसर में, वो वहाँ आंसर में था, यहाँ क्वेश्चन में है। भाबर क्षेत्र शिवालिक, यही देखिए उठा के दे दिया था। ठीक है, क्षेत्र का कैसा उदाहरण है? तो गिरिपद स्थिति का उदाहरण। गिरिपद मतलब फुट पे जो आपका जमा हुआ है भाबर मैदान, वही स्थित है। ठीक है, यहाँ फुट, फुट नहीं मतलब नापने वाला नहीं, फुट मतलब पैर वाला। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? तो लघु हिमालय किसके मध्य में हो? लघु के ऊपर क्या है? महान हिमालय। उसके नीचे क्या है? शिवालिक। तो शिवालिक और महान कहीं है? शिवालिक और महान, देखिए मतलब किसके मध्य में? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये आपका यही है। ठीक है, ये चलिए हो गया। चलते हैं पश्चिमी भाग में हिमालय श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए। हिमालय श्रेणी क्या करें? दक्षिण से, नीचे से उत्तर की ओर। पहले नीचे क्या आ जाता है? शिवालिक आ जाता है। इसके बाद कौन सा आता है? लघु आ जाता है या मध्य उसको कहते हैं। लघु के बाद कौन सा आता है? बृहत हिमालय। बृहत हिमालय या महान हिमालय। महान हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय। तो शिवालिक पहले कहाँ है? दक्षिण से पूछा ना, तो शिवालिक आ गया, लघु हिमालय आ गया, महान हिमालय आ गया, इधर ट्रांस हिमालय आ गया। तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित तो कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? प्राचीन सबसे पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका ये विंध्यन है कि अरावली है, शिवालिक है, या वो सॉरी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। नवीन, प्राचीन हमको दिख रहा था, अभी हम कह सब लोग प्राचीन दिख रहे हैं। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ शिवालिक दिया है, तो हिमालय ही सबसे, शिवालिक, यहाँ विंध्यन पुरानी है, अरावली पुरानी है, अन्नामलाई पुरानी है, तो हिमालय ही सबसे है, तो हिमालय का भाग ही शिवालिक है। अधोलिखित उच्चवत आकृतियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा है, ये देखिए, या यहाँ पर ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जास्कर पर्वत सिंह का धौलाधार, लद्दाख, काराकोरम। पहले काराकोरम था ना, हम क्या पढ़े थे? काराकोरम पहले पढ़े थे, काराकोरम पढ़े थे। काराकोरम के बाद क्या पढ़े थे? आपका ये लद्दाख, लद्दाख आप पढ़े थे, तो लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या पढ़ा? धौलाधार पढ़े थे, तो 4 हो गया। ये 3 हो गया, 1 हो गया, 2, 4, 3, सॉरी यहाँ दक्षिण से उत्तर, देखिए यहाँ पर वहाँ पर ये सब देख लिया करिए, नहीं तो मैं उत्तर से दक्षिण लगा रहा था। यहाँ देखिए लिखा गया है क्या? सॉरी, नहीं तो आप वहाँ पर भी दक्षिण से उत्तर कर दीजिए। देखिए अब क्या होगा आपका? पहले क्या होगा? धौलाधार होगा, धौलाधार के बाद जासकर, तो ये आपका 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 यही है, फिर इसके बाद 3, इसके बाद लास्ट में 4, तो लास्ट में 4 सिर्फ एक ही में है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल ही क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा से की ओर क्रम वाली पर्वत है, तो मतलब उत्तर दिशा में आपकी, इस बार नीचे से ऊपर की पूछा, यही इसमें भी पूछा है, तो मतलब क्या उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पहले कौन सा आएगा आपका? तो कौन सा आएगा? देखिए पहले आपका पीर पंजाल आएगा, फिर आपका जास्कर आएगा, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, लास्ट में लद्दाख काराकोरम इसमें भी है। ये देखिए ये भी गलत आपका, ये भी गलत। अब क्या है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, फिर लास्ट में काराकोरम, तो लास्ट ऊपर एकदम काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, फिर नीचे आपका पीर पंजाल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं पूरब से पश्चिम। अभी देखिए हम इंडिया का जब मैप बनाए थे आपका, तो क्या हुआ था? सॉरी ये तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे इतना छोटा, तो ये क्या इधर से हम बनाए थे, तो पहले कंचनजंगा हो जाएगा, फिर योरेस्ट हो जाएगा, फिर अन्नपूर्णा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद धौलागिरी हो जाएगा। तो कंचनजंगा, योरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये मतलब पूरब से पश्चिम हो जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन बताइए। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? अब देखिए, अजंता आपका हिमालय से है? नहीं। कैमूर हिमालय से? नहीं। पालकोंडा श्रेणी हिमालय से है? नहीं। पटकोई श्रेणी ये हिमालय से लगती है, तो यही सबसे नवीन हो जाएगी। 16 के देखिए, राज्यों में पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं है, तो हम कौन से? नागालैंड पटकाई श्रेणी से संबंध है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं है। ये क्वेश्चन बता दिए, देखिए 2015 में आया है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड में। तो पीर पंजाल तो ये कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। पीर हम पटको, ये मेरे दिमाग में आ रहा है। आपका पीर पंजाल श्रेणी आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है? अभी हम आपको ऊपर बताए थे कि कश्मीर घाटी आपका यहीं पर है। तो कश्मीर घाटी किसके किसके बीच में है? बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आपका कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधार श्रेणी। पीर पंजाल और हिमाद्री। महाभारत ये कहाँ आ गया? पीर पंजाल महाभारत तो नेपाल में आ गया ना, ये तो वैसे ही कट गया। कांगड़ा और धौलाधार श्रेणियों के मध्य, ये भी गलत है आपका। कांगड़ा तो आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, हिमाद्री इसके बीच में आपका कश्मीर घाटी है। निम्नलिखित में अक्साई चीन भाग किसका है? तो अक्साई चीन किसका भाग है? लद्दाख पठार का भाग है, जो हम बताए थे कि ये जो चाइना आपका ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग वो लद्दाख श्रेणी में आता है, लद्दाख के पठार में आता है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, तो हिमालय कैसे 5 राज्यों में विस्तृत है? पहले हम ऐसे गिना देते हैं। लद्दाख में है आपका हिमालय, जम्मू कश्मीर में है आपका हिमालय, हिमाचल प्रदेश में हिमालय है आपका, उत्तराखंड में हिमालय है, और कहाँ पे आपका जाएगा? सिक्किम में हिमालय है। तो 1 2 3 4 5, और आपका असम में हिमालय है आपका, ये क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है, ठीक है। आपका मणिपुर में हिमालय है, वैसे जाता ना, तो 5 से ज़्यादा राज्य हो गए ना, तो ये तो गलती हो गया आपका। ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये सब तो हिमालय के भाग हैं, तो ये गलत है। 5 राज्यों में पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, अभी 6 हम बताए थे। गुजरात था आपका, महाराष्ट्र था आपका, गोवा था आपका, कर्नाटक था आपका, केरल था आपका, और ये तमिलनाडु था। तो 1 2 3 4 5 6 राज्य हो गए, तो ये भी आपका गलत हो गया। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है, तो हाँ ये आपका सही है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही सिर्फ है ये पुलकट झील, ये 2 राज्यों में, तो ये केवल आपका 3। IAS 2017 का क्वेश्चन देखिए कितना आराम से आप कर लिए। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो बताइए, क्या आप अपने उत्तर प्रदेश में कहीं हिमालय देखे हैं? कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर हिमालय है? कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ यहाँ हिमालय नहीं है। हाँ, आप इधर गोरखपुर या बलरामपुर जाएंगे तो वहाँ से दिखता है हिमालय, ठीक है, बलरामपुर साइड उधर से दिखता है, लेकिन आपका है नहीं, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय आ गया है कहीं? हाँ, तो ये हिमालय है, ये नवीनतम है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्य, ये सब पुरानी है, यही आपका नवीनतम है। हिमालय आ गया तो नवीनतम। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये? इम्फाल बेसिन। तो इम्फाल बेसिन हम क्या कहते? सरोवर, जो आपका झील होते हैं उनका जो आपका तलछट उलछट होता है, उसी का आपका मैदान बनता है। हिमालय का करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो करेवा में कहाँ होता है? ये केसर होता था, केसर केसर, ये कहाँ है? कश्मीर हिमालय में ये होता है, कश्मीर हिमालय में। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। तिब्बत में वो आपका ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का लद्दाख भाग है, काराकोरम है, जास्कर है, और ये कैलाश पर्वत, ये सब ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी श्रेणी में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो अभी देखिए, ये क्वेश्चन हम बताए थे UPPCS 2012, ये देखिए क्वेश्चन भी हम लिए हैं उसको। इसमें चो ओऊ
अब लहोत्सव, ये दोनों हिमालय के भाग हैं। अन्नामलाई सिरुमाली ये हिमालय के नहीं, ये दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो च्योवु लहोत्सव 1 और 2 आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, न्याय दर्शन का कौन सा प्रतिपादक थे। न्याय दर्शन का बताइए कौन न्याय दर्शन के हैं, तो ऋषि गौतम आपके न्याय दर्शन के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। अब देखिए सांख्य तो है ही है, कपिल, न्याय है ही है, गौतम मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा बादरायण है, उत्तर मीमांसा जैमिनी है, वो पूर्व उत्तर मीमांसा जैमिनी है, पूर्व मीमांसा आपका बादरायण है। तो ये आपके कौन से, लोकायत एवं कापालिक नहीं है, 2014 में आया है। देखिए हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था, बाणभट्ट ने हर्षचरित पुस्तक लिखा था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ पर किया था, तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कन्नौज और प्रयाग में किया था। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो ह्वेनसांग आपका सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया आपका। आज भी ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, ये उसका याद करने का उस कारण है सी यू की रचना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, इससे भारत के पुराने ज़माने में के बारे में यादें मिलता है। ठीक है, कि भारत कैसे कैसे हमारा पुराना संस्कृत चल रहा था। ठीक है, सी यू की रचना, सी यू की रचना नामक विरोध किससे जुड़ा है, तो ये ह्वेनसांग से जुड़ा है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, तो इंतु, ये आपका जो आपका ह्वेनसांग है ये कहता था कि भारत नहीं, इसको युनतुन कहिए, युनतुन। ये देखते हैं करा, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, ये बताइए किससे रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर मैंने शायद इस टॉपिक को नहीं बताया था। अब देखिए न्याय दर्शन किससे है, न्याय दर्शन ऋषि मतलब गौतम से है ना, तो इसके परिवर्तक कौन है, गौतम है। तो न्याय कौन देगा, जैसे न्याय कभी दिया जाता है जज के द्वारा, बहुत तर्क लगा के दिया जाता है, कहीं न्याय देने में गड़बड़ी ना हो जाए, मतलब तो वो क्या, तार्किक चिंतन, तो ऐसे याद रखिएगा तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन ये होता है पूर्व मीमांसा, ये पूर्व मीमांसा लिख लीजिए यहाँ पर। और जो ये वेदांत दर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये वेदांत दर्शन होता है, इसको उत्तर मीमांसा कहते हैं या वेदांत दर्शन कहते हैं। अब बताइए पूर्व मीमांसा किससे है, पूर्व मीमांसा आपका ये जैमिनी से था, तो ये जैसे गौतम से था, ये गौतम से था, और ये पूर्व मीमांसा जैमिनी से था, जैमिनी। ठीक है, और उत्तर मीमांसा हमने इसका ट्रिक क्या बताया था कि अगर मैं पूछूंगा ये उत्तर मीमांसा क्या होगा, तो बादरायण, तो मैं आपसे अगर उत्तर पूछूंगा तो आप कहेंगे बाद में लीजिएगा, बादरायण इसके प्रवर्तक थे उत्तर मीमांसा के। तो पूर्व मीमांसा में क्या आप रखेंगे, वो ये है वहाँ पूर्व मीमांसा, मीमांसा दर्शन के इसके प्रवर्तक क्या रखेंगे, वैदिक अनुष्ठान करना। तो याद रखिएगा वैदिक अनुष्ठान करना, ये वाला आपका ये हो जाएगा। सांख्य दर्शन ये किससे रिलेटेड है, ऋषि गौतम से, जो अभी मैं लिख रहा हूँ यही बार बार पूछा गया, पहली बार ये क्वेश्चन आया था। सांख्य दर्शन ऋषि कपिल से, ठीक है, कपिल गौतम कह रहे हैं, ऋषि कपिल से रिलेटेड है ये। और इसमें कौन आएंगे सांख्य दर्शन में, वास्तविक ज्ञान का अभिकरण है। और दोस्तों संख्या पद्धति जब पढ़ लेते हैं आप संख्या पद्धति, तो वास्तविक ज्ञान आपका तभी हो जाता है कि आपको ज्ञान आने लगा है, 1 2 3 पढ़ने लगे हैं, ऐसे याद रखिए। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा किससे रिलेटेड है, तो ये आत्मज्ञान से है। जब आपको उत्तर मिल जाएगा तब आपको यह आत्मा का ज्ञान आ जाएगा, बस ऐसे याद रख लीजिएगा। तो न्याय दर्शन तार्किक से है, पूर्व मीमांसा वैदिक अनुष्ठान से है, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान है, जब 1 2 3 पढ़ लेंगे, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए, तो वास्तविक ज्ञान से है, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान से है। ठीक है, और उत्तर मीमांसा याद रखिएगा बादरायण, इसके बादरायण है, बादरायण शायद में ऊपर है,
उत्तर मीमांसा को उसमें बता दिया था जैमिनी में, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर मीमांसा आपका बादरायण होंगे और पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी होंगे, ठीक है। ये दोनों में याद रखिएगा। उत्तर जब मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे बाद में लीजिएगा, और पूर्व मीमांसा जैमिनी होंगे। एक ठीक याद रख लीजिए, एक तो याद ही रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें आपने 2 क्वेश्चन बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं अमीर खुसरो कि, किसके राजा के समय थे? अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। सिंपल है। अब देखिए हरिशेर और बाणभट्ट, तो बाणभट्ट किसके थे? अभी हम पढ़े हैं बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे समय में, और हरिशेर किसके? समुद्रगुप्त के। तो सी का आपका दूसरा कहीं है, तो सी का दूसरा यहाँ है। ए का चौथा है कहीं पे, ए का चौथा यहाँ भी है। बी का पहला, तो बी का पहला कहीं है, तो ये देखिए बी का पहला सिर्फ एक ही में है, ठीक है। और डी का तीसरा, ठीक, तो ये इसमें आपका बी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा हमारा ये इनिशिएटिव, अगर आपको पसंद आ रहा होगा कि सभी सब्जेक्ट एक ही साथ रिवीजन करवाते हैं, तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया उसके लिए अगेन मैं सॉरी बोलता हूँ, इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।